नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ कुशीनगर से सांसद विजय दुबे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। सर, पहला प्रश्न हमारा ये है कि आप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सांसद हैं। यूपी के 3 बड़े एयरपोर्ट वाले शहरों में से कुशीनगर एक है। एयरपोर्ट कब तक सेवा देना शुरू कर देगा? एयरपोर्ट प्रधानमंत्री के कार्यकाल से शुरू हो रहा है, लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन अब तक तारीख नहीं आई है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये कुशीनगर से जुड़ा ज़मीनी मुद्दा है। अभी 19 तारीख के शाम को हमारी मुलाकात सौभाग्य से माननीय यशस्वी माननीय मोदी जी से हुआ था। करीब 5 मिनट का समय मिला था हमें। उसमें भी मैंने इस बात को रखा था कि 40 साल से निर्माणाधीन वो हवाई अड्डा जो 50 गांव के पशुओं का चारागाह बना के छोड़ा गया था, महज 1.5 साल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भगीरथ प्रयास से महज 1.5 साल में युद्ध स्तर काम करा के और पूर्णतः एयरपोर्ट के कार्य, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन हो, चाहे डिपार्चर अराइवल हो, चाहे रनवे हो, चाहे एयरपोर्ट तक जाने का 4 लेन भी निर्माणाधीन है, वो भी पूरा हो जाएगा। खैर, विकल्प के रास्ते पुराने हैं ही। सभी कुछ तैयार है और तैयारी थी हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया जी का कि ऐतिहासिक कार्य हुआ, हमसे एक बार चर्चा में बताए थे। तो हम लोग की तैयारी है कि श्रीलंका की विमान, अंतर्राष्ट्रीय विमान उतरेगा, उसी दिन उसका भव्य उद्घाटन। और उन्होंने नाम तो नहीं लिए, लेकिन हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों उसकी और 187 डेलीगेशन की टीम श्रीलंका की आनी थी। लेकिन जैसा कि जान रहे हैं आप कि अभी कोरोना एक बार फिर भारत में प्रकोप बढ़ रहा है, विदेशी कोई आना नहीं चाह रहा है। ऐसी स्थिति में मैं भारत सरकार के उड्डयन मंत्री से भी बोला था और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात रखा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं आ रहा है तो क्यों ना इसको डोमेस्टिक उड़ान किया जाए। तो भारत सरकार के उड्डयन मंत्री हरदीप माननीय, ये अंतर्राष्ट्रीय सेवा रहेगी या घरेलू सेवा रहेगी? नहीं, घरेलू सेवा भी रहेगी। माननीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी इस बात को बोले भी कि हम भी इसी तैयारी में हैं कि जब सब कुछ कार्य पूर्ण हो चुके, लाइसेंस भी जारी हो गया, तो एयर इंडिया के विमान के माध्यम से और इस देश के बड़े नगरों को कुशीनगर से जोड़ने का कार्य बहुत जल्द शुरू कराएंगे। हाँ, एक बात का व्यवधान आ रहा है, वो 10 दिन 20 दिन का जो भी समय लगे, कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो फायर ब्रिगेड कह सकते हैं या सुरक्षा दस्ता दल, इस तरह के छोटे छोटे बिंदुवार जो स्टेट गवर्नमेंट को पूरा करना है। मतलब सारी जो भी वहाँ पे सुविधाएं हैं उनको पूरा होते होते हमको एक मोटा ये बता दीजिए कि तारीख कब तक? तारीख तो देखिए, हो जाएगा सब कुछ। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे है ये, 3.2 किलोमीटर, जेवर और अयोध्या से भी बड़ा। तो इस ऐतिहासिक कार्य के उद्घाटन तो होंगे ही एक भव्य रूप से, लेकिन वो दिनांक कब होगा उड़ान का और इसका उद्घाटन का, ये मैं अंदाज़ लगा सकता हूँ। जैसे कि अपने शीर्ष नेताओं से बात जो मेरा हुआ, नेतागणों से, उससे मैं अंदाज़ लगा सकता हूँ कि अभी 1 आध महीना में ये छोटे जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो मैटर है, ये पूरा होते होते अगर अंतर्राष्ट्रीय विमान श्रीलंका की आने को लोग तैयार हो गए तो फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से उद्घाटन होगा, नहीं तो डोमेस्टिक उड़ान से होगा। कुल मिलाकर तारीख में भी थोड़ा सा संशय। हाँ, तारीख में क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप कुशीनगर को जोड़ रहे हैं, पर रेल कनेक्टिविटी से अभी आप अछूते हैं? हाँ, इसमें मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी से और 19 तारीख के शाम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से इस विषय पर मैंने कहा था
कि जिस बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटक को डेवलप करने के दृष्टिकोण से ही यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया। तो हवाई मार्ग हम समझ रहे हैं भारत देश में एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये होगा जो रेल की सुविधा से वंचित हो। तो मैंने 2017 का गोरखपुर, कुशीनगर और पडरौना 64 किलोमीटर का जो परियोजना बना है उसकी डीपीआर आके यहाँ लंबित है तब से रेलवे बोर्ड में धन आवंटन के बिना। तो मैंने यही बात रखा कि अगर इस रेल परियोजना को चालू किया जाएगा तो न केवल हाटा नगर पालिका, कस्या नगर पालिका, पडरौना तक के आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि सारनाथ और कपिलवस्तु जो भगवान बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी से सटे हैं, ये दोनों को जोड़ेगा। तो निश्चय ही जब साधन कोई आवागमन के नहीं थे तब कुशीनगर में लगभग 90,000 से 1 लाख हर साल बौद्धिस्ट श्रद्धालु आते थे। आज अगर हवाई मार्ग के साथ रेल मार्ग भी जुड़ जाए तो मैंने बताया था अपने प्रधानमंत्री जी से कि 5 लाख भी श्रद्धालु 2014 में भी कुशीनगर में आपकी सरकार रही, बीजेपी के ही वहाँ पर सांसद रहे। हाँ। उसके बाद 2019 में आप रहे। तो ये लुम्बिनी का आपने जिक्र किया, लुम्बिनी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये टूरिज़्म को लेकर बड़ी बातें होती हैं कि वहाँ पर जो है टूरिज़्म को लेकर बहुत अच्छा होने वाला है। लगभग धीरे धीरे 6-6.5 साल बीत गए हैं, 7 साल बीत गए हैं। क्या कुछ लग रहा है कि आप टूरिज़्म के क्षेत्र में कुछ बेहतर करेंगे? लुम्बिनी है दरअसल नेपाल का हिस्सा और सटे जो कपिलवस्तु है वो है अपने देश का हिस्सा। तो हम लोग जो भी बढ़ावा काम दे रहे हैं वो कपिलवस्तु को दे रहे हैं। वहाँ भी जिस तरह कुशीनगर बौद्ध सर्किट एरिया को लगातार डेवलप किया जा रहा है एक पर्यटक स्थल के रूप में, उसी तरह कपिलवस्तु भी लगातार आप वहाँ जाएं देखें। बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर भी वहाँ कार्य शुरू हो गए हैं, लाइट एंड साउंड के भी कार्य शुरू हो गए हैं। इसी तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मानना है, उस दिन चर्चा में एक बात आया था उनके मुखारबिंद से कि इस देश के भगवान बुद्ध के स्थली को अगर हम लोग पर्यटक के दृष्टिकोण बढ़ाते हैं तो निसंदेह ताइवान से लेकर जापान और श्रीलंका से लेकर कंबोडिया तक दर्जनों देश के श्रद्धालु एक वर्ष नहीं बार बार आएंगे, क्योंकि आस्था से जो जुड़ता है वो बार बार आता है। तो दर्जनों देशों के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से श्रद्धालुओं के आवागमन का एक मार्ग प्रशस्त करेगा। ये जितने बौद्ध सर्किट एरिया है उनका इसका मतलब है कि उसको बढ़ावा मिलेगा। एक प्रश्न सर है कि इसके पहले जो कुशीनगर से सांसद थे, बीजेपी के सांसद थे, नाम उनका थोड़ा सा दिमाग से हट रहा है, तो उनको जो है मोदी लहर में वो सांसद बने या उनका जो भी रहा हो उसके बारे में हम बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे। सांसद बने, सांसद बनने के बाद 5 साल के बाद उनका टिकट कट गया। उसके पीछे का कारण ये रहा कि जनता से उन्होंने काफ़ी दूरी बना कर रखी थी, वो कायदे से लोगों के टच में नहीं थे। बीजेपी के अन्य नेता जो थे उन्होंने उनकी रिपोर्ट शीर्ष तक पहुंचाई और वो उस रिपोर्ट के आधार पर उनका टिकट काटा गया। एक हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अनुमान लगाया जा रहा है कि आप भी जो है जब से आप अपना कार्यकाल ग्रहण किए हैं तो या तो आप दिल्ली में अपना समय देते हैं या तो आप कुशीनगर में लोगों के बीच में उतना ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं जितना लोग अनुमान चाहते हैं। ये वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बातचीत हुई थी, उन्होंने इस तरह के जिक्र किया था। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि इन 1.5 वर्ष में 8 माह तो कोरोना के प्रकोप में सभी प्रभावित रहे। पूरा दुनिया क्या, देश क्या, प्रदेश क्या, कुछ नहीं। सर, कोरोना का आपने जिक्र किया, कोरोना में आपको मैं बता रहा हूँ कि कोरोना में भी बहुत से सांसद ऐसे थे जो लगातार जो है लोगों के टच में रहते थे, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन तक पहुँचते थे, राशन सामग्री वितरित करते थे। उस आपदा को भी, जैसे प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो उसमें जो है जो भी मतलब जो कर्मठ नेता थे वो लगातार लोगों को टच में रहते थे, किसी न किसी तरह से लोगों की सहायता करते थे, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से मिलते रहते थे, लोगों के टच में रहते थे। तो उस तरह की गतिविधि आपने की? देखिए,
मैंने तो जितना कोरोना काल में गतिविधि रहा है जनता के बीच, जी हम अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उंगली पर गिनेंगे तो भी कम पड़ेगा। जी कोरोना के फर्स्ट दिन से मैं क्षेत्र में बना रहा। चाहे मैं घटना बताऊं कि कोरोना काल में ही अपने ज़िले में था कि खबर आया कि वो भुजौली खुर्द में क्वारंटाइन में रखे गए श्रमिक भोजन लेने से इसलिए इनकार कर दिए कि उस गांव की दलित महिला प्रधान अपने हाथ से अपने घर का भोजन ले गई। ये खबर सुनते ही मैं तुरंत खबर दिया उसको कि 10 लोगों का भोजन बनाओ, और मैं तुरंत पहुंचा। 10 बजते बजते सुबह पहुंच गया मैं उसके घर, और 10 लोग बैठ के पंगत में उसके दरवाजे पर उसके ही घर का बना भोजन हम लोगों ने ग्रहण करके एक संदेश दिए थे सहभोज का। वो खबर केवल वहाँ का नहीं, आपके ये दिल्ली तक का वो खबर बना था। इस तरह अपने घर का कितना ही मैं बताऊँ 20 कुंटल जो भी आपने भेदभाव को मिटाया, आपने काफ़ी काम हाँ, किया। काफ़ी अगला काम किया। क्वेश्चन है हमारा ये। नहीं, वो जनता के बीच रहने वाली बात, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सदन में पहुँचा अपने जनता के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के आशीर्वाद से, तो 3 लक्ष्य मैंने बनाया था। एक तो मैं अक्सर अपने सामाजिक जीवन के 20 वर्षों में सुना हूँ कि मेरे यहाँ के माननीय जाके सदन में चुप हो जाते हैं, तो मैंने तय किया उठाकर यूट्यूब पर आज भी देखिए तो एक नहीं 2 दर्जन से ज़्यादा बार मैं मतलब इवन 19 तारीख तक मैं बोला हूँ, चाहे वो तारांकित प्रश्न हो चाहे 0 आवर हो। ईश्वर ने भी साथ दिया। आप जानते हैं लॉटरी से ही मौका, माननीय स्पीकर महोदय के साथ ईश्वर का भी आशीर्वाद चाहिए। कोई मुद्दा ऐसा नहीं बचा होगा जो कुशीनगर के हितों का मजबूती से आवाज़ न उठाया। दूसरा, हमारे कुशीनगर में देश आज़ादी के बाद से सपने बड़े बड़े दिखाए गए, कभी बड़ी योजना धरातल पर नहीं आए। मैंने तय किया था कि आवाज़ ही नहीं उठाऊंगा, बड़ी योजनाओं को भी धरातल पर लाऊंगा। इस बड़ी योजनाओं में आप जान लें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो देख ही रहे हैं। इस कोरोना के वैश्विक महामारी के विषम परिस्थितियों में भी 2 अरब 80 लाख का मेडिकल कॉलेज, जो नितांत मैंने चुनाव के समय में भी आश्वस्त किया था कि हमारे कुशीनगर के असहाय परिवार असाध्य रोग से ग्रसित अपने किसी भी सदस्य को रेफर के बाद दिल्ली बम्बई ले जाकर इलाज नहीं करा पाते, मरने देना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं जुटती है। तो मेडिकल कॉलेज आया। युवाओं के आवाज़ पर मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा था, ट्रामा सेंटर की भी स्वीकृति मिल गया। बड़े मार्गों की बात करें तो नेपाल सरहद से लेकर पडौना तक 60 किलोमीटर मुख्य पश्चिमी गंडक नहर का पटरी, 2 लेन, 100 करोड़ का एक मार्ग, ऐसे ऐसे कम से कम हमें लगता है 500 से ज़्यादा करोड़ के उच्च मार्ग 2 लेन 4 लेन बने हैं हमारे यहाँ। ये सारी योजनाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कब से शुरू हुई? मतलब ये 2019 से शुरू हुई जब से आपने कार्यभार ग्रहण किया, कि उसके पहले से ही ये तो सब उसके बाद प्रस्तावित थी? 2019 के बाद 2019 के बाद 2014 में रोकना चाहूँगा, 2014 में आपकी सरकार थी, बीजेपी से कुशीनगर के सांसद थे, तो उस बीच में कुछ नहीं हुआ था? इस तरह का कोई कार्य प्रस्तावित नहीं हुआ था, या उन्होंने कुछ ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया? देखिए, हम दूसरे की बात नहीं करना जानते। आपके ही सांसद थे वो। हाँ, हम दूसरे पर टिप्पणी या कोई भी उनके कार्य का विश्लेषण करना वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है। हमारा काम है कि अपना देखें। मैं 1.5 साल में इस कोरोना काल को लेकर 8 महीना, 1.25 साल जो कार्यकाल बीता है, जनता के बीच जितना समय दिया हूँ उतना तो देश आज़ादी के बाद से सारे सांसद मिलकर नहीं समय दिए होंगे। आप अपने पत्रकार से पूछिएगा जी, कौन सा आपदा विपदा हो, दुर्घटना हो, कार्यक्रम हो, पार्टी का कार्यक्रम हो, इवन कल भी कार्यक्रम करके मैं यहाँ पर आज पहुँचा। कल आपसे फ़ोन से बात हुई थी। शुरू से ही आप मेधावी छात्र रहे थे। एक निजी जीवन से जुड़ा एक प्रश्न है। शुरू से ही आप मेधावी छात्र रहे थे, क्रिकेट के आप बेहतरीन खिलाड़ी थे, फिर सियासी पारी शुरू करने के क्या मायने समझे जाएं? अध्ययन, अध्यापन, क्रिकेट से बहुत दूर राजनीतिक गलियारों में आपने दिलचस्पी क्यों दिखाई? देखिए, खिलाड़ी रहा हूँ, ये सही स्टेट लेवल का, और मेरा मानना है खिलाड़ी, खेल से जुड़ा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहेगा तो द्वयम दर्जा नहीं, वो हमेशा प्रथम दर्जा रहना चाहता है। उदाहरण हम ही को ले लें,
सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा को लेकर मैंने आंख भी खोला तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में। उस समय हमारा विधानसभा देश आज़ादी के जस्ट बाद एक बार हुआ था, 64 साल तक लगातार अनुसूचित था, कोई राजनीतिक उद्देश्य था नहीं। लोकसभा तो किसी नए कार्यकर्ता के लिए सपना होता है। आप अंदाज लगाएं कि पूरे कुशीनगर के गांव टोले पर हम लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी खड़ा किया, बिहार के पश्चिम चंपारण में सैकड़ों गांव खड़ा किए। एक जुनून था कि असहाय परिवारों पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और भेदभाव की भावना, जात पात छुआछूत का जो समाज के विकास का सबसे बड़ा अवरोध है, इसको दूर करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हम लोगों ने एक शिक्षा के रूप में प्रसाद पाया था। ये जुनून होते होते 2009 में लोकसभा मैंने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, अच्छा वोट पाए, चंद वोटों से हार गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपका बहुत लगाव है, अभी आप जिक्र कर रहे थे, आप उन्हें अपना गुरु मानते हैं। योगी आदित्यनाथ में ऐसी क्या खासियत है? नाम बदलने वाली खासियत जो है कि जगहों का नाम बदल दिया जाता है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया या किसी जगह का नाम बदल दिया गया। लोग पहले से जो टूरिज्म से या किसी भी दूसरे जो भी आपके पर्यटक रहे हों, कहीं बाहर से आते हों, उनको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि चलिए हम इलाहाबाद चलेंगे, वहाँ घूम लेंगे। अब प्रयागराज, अब वो बेचारे इलाहाबाद कैसे, क्या ये सब चीज़ें? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग न विरासत की राजनीति पाए और न तो स्काई लैब की तरह हम लोग उतरे हैं। एक कार्यकर्ता के रूप से शुरू किए, धूल मिट्टी खेत खलियान होके आज यहाँ तक जो पहुँचे हैं, वो प्रेरणा हम लोग अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से पाए हैं। जिन लोगों ने उनके संघर्ष को नहीं देखा, उनको यही लगता है कि पीठाधीश्वर थे मठ के, इसलिए आज मुख्यमंत्री। लेकिन हम लोगों ने आँख खोलते उनके संघर्षों को देखा है कि उतना बड़ा पद रहते भी जिस तरह से उन्होंने सड़कों पर भय भूख भ्रष्टाचार के लिए संघर्ष किया है, वो एक नसीहत है राजनीति में प्रवेश करने वालों के लिए और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए। और तब इस मुकाम पर वो पहुँचे हैं और उनके द्वारा ही जो प्रेरणा पाकर हम लोग भी आज सामाजिक क्षेत्र में उतरे, तो राजनीतिक सोच को दूर रखकर। तो पहले दिन मुलाकात हुआ सेंट्रल हॉल में, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस दिन एनडीए के नेता माननीय मोदी जी चुने जाने थे 2019 में, मैं बता रहा हूँ, पहला शब्द ही उन्होंने कहा कि दुबे जी, अपार समर्थन मिला है तो अपार महत्वाकांक्षाएँ भी जनता की है। मैंने कहा था महाराज जी, समय समय पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहे तो ये चुनौती हम बहुत आसानी से पार कर लेंगे। ठीक है सर, हम समझ गए। योगी आदित्यनाथ जी में काफ़ी खासियतें हैं, लेकिन ये नाम बदलने वाली खासियत, इसका भी, इसके बारे में ज़रा बताइए आप हमें, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों न बदला जाए जी। इस बहुसंख्यक देश जो है सनातन धर्म के अनुयायियों का, अब गुलामों के प्रतीक चिन्ह से चलेगा क्या? शाहजादपुर, खुर्रमपुर, अलीनगर, इससे इस देश की संस्कृति बचा है क्या? इस देश का संस्कृत बचा है सनातन धर्म के से लगाव है क्या? आपका भी, योगी जी का भी किसी संप्रदाय विशेष से लगाव है, हिंदू से या मुस्लिम से? मैं संप्रदाय विशेष से नहीं जी, मैं बता दूं कि मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिला संयोजक 10 साल रहा हूं और मैं जानता हूं कि इस देश में वोट बैंक की राजनीति के चलते इस हिंदू समाज पर बहुत अन्याय अत्याचार किया गया है। देश, जब पूरा देश की समाज सन 2014 में भ्रष्टाचार के पैरों तले रोते हुए जब कराहने लगी, तो अपने रूढ़वादी परंपराओं से ऊपर उठा और एक मंच पर आकर निर्णय लिया कि अब देश में की कमान निकम्मों के हाथ में नहीं रखेंगे, जो आतंकवादी हमला और पड़ोसी देश, दुश्मन देशों के ललकार पर निंदा और वार्ता करते हैं। अब वो ललकार पर माद में घुसकर नहले पर दहला जवाब देने वालों के हाथ कमान सौंपी जाएगी। और देखिए, देश ने अगर अंगड़ाई लिया तो 6 वर्षों में वो बीमार देश, लाचार देश आज दुनिया के मानचित्र पर गौरवशाली सम्मान अर्जित करने कगार पर है। आज देश आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की अभी आप 4 साल बेमिसाल 177 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में उतारी गए हैं। और अगर देश बढ़ा 6 साल में, 4 साल में उत्तर प्रदेश बढ़ा, तो मैं भी दुनिया के मंच पर खड़ा होकर कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों की अगर गणना होगी
तो बिना कुशीनगर का नाम लिए वो गणना पूरा नहीं होगा। 2019 में आप लोकसभा सांसद चुने गए, 2009 में भी आपको लोकसभा का टिकट मिला था। आरपीएन सिंह जी जो कांग्रेस में थे, जिनकी गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है, उन्हें जनता का अपार भरोसा मिला। हार जीत तो लगी रहती है। 2009 के चुनाव से आपने क्या कुछ सीखा? देखिए 2009 का चुनाव हार तो गए, लेकिन इन विरासत की राजनीति करने वालों की तरह मैंने धरती और अपने ज़िले के, अपने लोकसभा के जनता को नहीं छोड़ा। हारने के बाद भी मेरा वही रफ्तार रहा सामाजिक कार्यों का। और आज अगर जनता ने ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाया तो माननीय मोदी जी और योगी जी का आशीर्वाद, उन पर भरोसा विश्वास तो था ही, कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक कर्मों का भी उसमें सहयोग रहा। और मैं बताऊं, जिनके नाम ले रहे हैं आप, ये एसी कल्चर अब विदेशी ब्रांड वाले लोग हैं जो विरासत की राजनीति करके, और ये परंपरा को कुशीनगर के दिग्गज नेताओं में, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में, देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तो कांग्रेस को कहाँ तक ला दिया है, ऐसे ही दिग्गज नेता लोग। और मैं बता दूं कि माननीय मोदी जी की कार्यप्रणाली ऐसी हो गई है कि अब जनता पहले सांसद को दरवाजे पर नहीं ढूंढती थी, लेकिन अब जनता चाहती है कि सांसद मेरे नाम को जाने और मुझे भी जाने, और सांसद मेरे आंखों के सामने दिखे हर विपरीत परिस्थितियों में। तो अब तो हमें लगता है कि एसी ब्रांड और विदेशी कल्चर वाले और ये सुन लीजिए, और ये विरासत वाले अब जनता के बीच उतरने में भी एक बार 2012 में आप भी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे 2012 में, और खड्डा विधानसभा से आप विधायक चुने गए थे। आप योगी जी के इतने करीबी थे, कांग्रेस से आपको इतनी नफरत थी, बीजेपी को आप पर इतना भरोसा था, फिर कांग्रेस में आपने दिलचस्पी क्यों दिखाई? लगातार आप कांग्रेस के बगावत में सब निकाल रहे हैं जी। हर इंसान के जीवन में एक भटकाव का क्षण आता है। 2009 के चुनाव बीतने के बाद आपसी संगठनात्मक कुछ ऐसे मतभेद हुए कि मुझे अलग हो जाना पड़ा, और अलग होने के बाद उसी 2009 में देश आज़ादी के बाद से दूसरी बार, पहली बार मैंने बताया ना कि आज़ादी जब हुआ तब सामान्य था, और सुरक्षित हुआ विधानसभा खड्डा वो 64 साल बाद सामान्य हुआ था। मुझे उतरना था, मुझे जनता के बीच अपने किए गए सामाजिक कार्यों के पैमाने को देखना था कि मैंने 9 महीना में जनता के बीच क्या कमाया है, क्या खोया है। तो मुझे एक प्लेटफार्म की ज़रूरत थी, ये सत्य है। लेकिन कांग्रेस की नीति इतना बुरा होगा, ये तो बाहर से देखने में नहीं लगा हमें उतना। जब मैं कांग्रेस में, उस समय कांग्रेस के नेता लोग हाथ बढ़ाए तो मुझे प्लेटफार्म की आवश्यकता थी, चलेगा। लेकिन जाने के बाद मैं बताऊं, प्लेटफार्म की आवश्यकता थी, चलेगा। और जीते तो आप तो जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस के प्लेटफार्म से जीत रहा है तो अपने दम पर जीत रहा है, न कि पार्टी के वोटों से जीत रहा है। इंडिपेंडेंट चुनाव एक तरह से कह सकते हैं लड़े और जीते जनता के आशीर्वाद से। और 2013 में भारतीय विचारधारा तो मेरा वही था, मन तो मेरा भाजपा में था, हिंदू युवा वाहिनी में था, शरीर चला गया था। 2013 में एमएलसी का चुनाव हुआ, मैंने समर्थन दिया था भाजपा को। पूरी तरह से आप बीजेपी के साथ? हाँ, 2016 में भी दिए, बागी होकर राज्यसभा में वोट किए थे। बस अगला क्वेश्चन हमारा वही है। कुछ महीने बाद ही आपने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आपने मतदान किया। कांग्रेस ने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। 11 अगस्त को आप फिर से बीजेपी से जुड़ गए। कभी बीजेपी कभी कांग्रेस पार्टी में जाने के पीछे के असल मायने क्या हैं? आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही थी, या कहीं ना कहीं आप भी अवसरवादी होते जा रहे थे? नहीं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस नहीं जी। एक बार मैं बीजेपी नहीं, मैंने बताया ना, आँख खोला तो हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ता से जी चुनाव लड़ा था 2009 में भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद जब मैं हिंदू युवा वाहिनी से अलग हुआ तो एक कांग्रेस के प्लेटफार्म से मैं विधायक हुआ था। तो केवल आपने एक अवसर लिया था? हाँ, अवसर मुझे मिला, लिया नहीं, अवसर मिला। ईश्वर के आशीर्वाद से चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत थी, मैंने उनका सहयोग किया, उन्होंने घर वापसी मेरा कराया। और घर वापसी कराने के बाद 2017 में मुझे 24 विधायक सीटिंग भाजपा ने लिया था
23 को टिकट मिला, एकमात्र मुझे नहीं मिला, तो भी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहा। और ये 2019 में मुझे सीधे लोकसभा का टिकट 2019 में कुशीनगर से आप बीजेपी के सांसद चुने गए। इस पार्टी से यानी बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस से बीजेपी में आप आए, आपकी लोकप्रियता कम नहीं हुई? ये आपका व्यक्तिगत काम बोला था या इसे मोदी लहर समझा जाए, क्योंकि आप कांग्रेस से बीजेपी में आए थे? देखिए, लोकप्रियता मेरा कम कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना, वो एक घटना था। 2019 का चुनाव आपके व्यक्तिगत कामकाज के आधार पर था? नहीं, मेरा कामकाज का कोई उदाहरण तो रखने का विशेष मौका लोकसभा में तो मिला ही नहीं था। मैं तो विधायक था ना, कुछ भी काम किया होगा तो विधानसभा में। मैंने पहले ही बताया है कि माननीय मोदी जी के स्पष्ट जो है उन पर भरोसा करके पूरे देश ने जनादेश दिया था। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उन कार्यकुशलता पर जनादेश मिला था। लेकिन इन जनादेश में जो 6 लाख वोट मिला, कहीं न कहीं मेरे भी सामाजिकता के आधार पर जनता ने स्वीकार किया था, वरना इतनी बड़ी ज़्यादा मत से मैं लगभग गठबंधन को 3.5 लाख से वोट से और आरपीएन सिंह जी 4.5 लाख वोट से हारे थे। तो सब कुछ मिलके एक ऐतिहासिक जीत मिला। अब उस जीत के ऐतिहासिक जीत के सम्मान की रक्षा किस तरह अपने कार्यकाल में कर पाता हूँ। देखिए, मोदी लहर तो पूरे देश में 2014 से ही चला। यानी 2014 में जो कुशीनगर के सांसद थे वो भी मोदी लहर में ही कुशीनगर में आए? पूरे देश में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, और 2019 में भी चला, ये चलेगा 2022 में भी और 2024 में भी। इस चीज़ में मैं आपके साथ हूं, क्योंकि टाइम मैगजीन में और तमाम जो है विदेशों की पत्रिकाओं में भी योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र हुआ। कोरोना काल में उन्होंने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया था, इस चीज़ में आपके साथ में। अब चलिए, पार्टी वाली बातचीत छोड़िए, किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर। कुशीनगर के सांसद विजय दुबे किसानों के आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? शुरू से हम लोग कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा किसान आंदोलन में विरोध में कहीं स्वर आप सुने? कहाँ सुन रहे हैं? ये जो बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, ये पंजाब के और हरियाणा, चंद बिचौलिया लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या इसी विपक्षी दल के कुछ कार्यकर्ता को लेकर के कुछ दिन जमावड़ा लगा ली। आज कहाँ है? अरे पहली बार तो इस देश के कृषक किसानों को ये मिला अधिकार स्वतंत्र रूप में कि अपने उपज को न्यूनतम दर से ज़्यादा किसी भी मंडी पे ले जाकर बेच सकते। इससे बड़ा और सुविधा किसान के लिए क्या होगा? पूर्ववर्ती सरकार, एक मिनट पूर्व, अब जब किसान पर बोले हैं, कृषि बोले हैं तो सुन लें। मेरे यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में किसान गन्ने की अपना भुगतान पूर्ववर्ती सरकारों में 1 साल नहीं 3-3 साल पर पाता था। योगी आदित्यनाथ जी महाराज परियोजना जो उनका निकला है, 1.27 लाख करोड़ रुपया अब तक गन्ने का भुगतान दिए हैं। ये है किसान का हितों के कार्य करने वाला असली रूप। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला पर हंगामा हुआ, जिसके बाद वहाँ के जो किसान वहाँ पर मौजूद थे, चाहे आप उसे उन्हें बिचौलिया समझते हों या कुछ और समझते हों, काफ़ी भयभीत दिखे। भारी तादाद में किसान वहाँ से पलायन करने लगे। एक बार उनका आंदोलन टूटने लगा। राकेश टिकैत के आंसुओं ने फिर से वहाँ पर एक नया रंग दिया, किसानों के आंदोलन को नया जीवन मिला। टिकैत के आंसुओं में भावनाएं छिपी थी, या टिकैत के आंसुओं को आप घड़ियाली आंसू समझ? देखिए, मैं तो मौके पर था नहीं कि मैं बताऊं कि वो आंसू किस प्रकार का था, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, उसके बाद टूट पड़े। किसान नहीं टूट पड़े, ये नेता लोग अपने अपने कार्यकर्ता को जब देखे कि किसान विरोधी ये सारा आंदोलन समाप्त हो रहा है, तो उसको कैसे जिंदा रखा जाए। सारा विपक्ष तो अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर नेता लोग पहुँचे थे। कई दिन चला वो आंदोलन, कहाँ है आज वो किसान कहाँ है जो उस दिन 2-4 दिन भारी जमावड़ा लगाए थे? और लाल किले पर जो कार्य किया गया, तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वो इस देश का किसान कोई होगा तो कार्य नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। वास्तविक जो किसान है वो तो था ही नहीं आंदोलन में,
रहता तो वो लाल किले पर वो नंगा नाच किया होता। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी कितना तैयार है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हटाकर आप सरकार बना पाएंगे? देखिए, बंगाल में तो आने जा रहे स्पष्ट जनादेश वहाँ भी जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को मिलने। और रहा किसी भी राज्य में, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ अब किसी भी राज्य में ये लोग अपनी सरकार बचा लें, वही ज़्यादा, क्योंकि जनता अब समझ गई। पहले का वो समय गया जो जातियों के नाम पर, क्षेत्रवार के नाम पर जनता को गुमराह कर दिया जाता। आज जनता खुद स्वयं जागरूक हो चुकी है। ये 6 सालों में अगर देश दुनिया के प्लेटफार्म पर अपना स्थान बनाया है, क्या उसमें जनता का योगदान नहीं है? जनता की जागरूकता का योगदान। ये जनता की ही जागरूकता है जो माननीय मोदी जी को कार्य करने का, अपने कार्य कुशलता को दिखाने का अवसर मिला, योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मिला, हमें मिला है। ये सब जनता ही तो अभिनंदन के पात्र है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी ने खुद को कितना तैयार किया है? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि योजनाएं धरातल पर कम दिख रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आवारा पशुओं की अगर बात की जाए तो राज्य में किसान आवारा पशुओं से बेहद परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार कान्हा उपवन का जिक्र करते हैं, लेकिन धरातल पर सारी चीज़ें उतर नहीं पा रही। ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा प्रश्न कर रहा हूँ। कान्हा उपवन का लगातार जिक्र किया जा रहा है, और अगर आप गाँव में जाएंगे तो देखेंगे कि जो आवारा पशु हैं वो किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा किसानों का बड़ा वोट बैंक आपसे कट सकता है। इसे लेकर आप क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? किसानों की नाराज़गी को आप कैसे दूर करेंगे? पेट्रोल डीजल की अगर आप बात करें तो लगातार जान लीजिए कि बेतहाशा कीमतों में वृद्धि हो रही है। गैस सिलेंडर की बात कर ली जाए तो लगभग 2-3 महीने में 200 से 250 रुपये तक का अंतर आया है। इसे आप कैसे दूर करेंगे? मिडिल वर्ग आपका यानी मध्यम वर्ग जो है वो बिल्कुल टूटता जा रहा है। इन चीज़ों को आप कैसे दूर करेंगे? उत्तर प्रदेश में फिर से आप कैसे सरकार बनाएंगे? अगले साल ही चुनाव होना है। कोरोना के इस वैश्विक महामारी के 9 महीना के अंतराल में इतने बड़े सैकड़ों करोड़ आबादी वाले देश को, देश की जनता को 9 महीना निःशुल्क राशन उपलब्ध कराकर अपना जो एक दृढ़ संकल्प था इन लोगों का कि कोई गरीब इस देश की धरती पर भूखा नहीं सोएगा, उसको पूरा किए। तो पूरे दुनिया में ये उदाहरण है। और मैं बताऊं कि पेट्रोल डीजल के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं, पहले भी तय होते होंगे, क्योंकि आप देखें, आप कहेंगे कि सब्सिडी देकर क्यों नहीं सरकार रोक दे रही है ये बड़े भाव को। मैं वही आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब सरकारों के आय का स्रोत सारे बंद हो गए, फिर भी देश के लिए इतना कुछ करते हुए, राशन उपलब्ध कराते हुए, एक बार फिर देश को विकास की पटरी पर देख रहे हैं आप, कितनी जल्दी देश आ रहा है। तो चंद दिन के लिए अगर बढ़ा है तो ये भाव गिरेगा भी, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास। बहुत जल्द ही आप इस पर नियंत्रण कर लेंगे। और विकास की जो गति है, जो मध्यम पड़ गया था, रुका तो नहीं था। मैं तो अपने ही कुशीनगर का उदाहरण देख रहा हूँ, रुका कहीं से नहीं था। लेकिन जो रफ्तार में एक रुकावट आया था, वो रुकावट गिरा के और तेज गति से फिर आगे बढ़ने का कार्य ये देश कर रहा है, प्रदेश कर रहा है, हम लोग का लोकसभा कर रहा है। कान्हा उपवन का जिक्र लगातार किया जाता है, लेकिन योजना धरातल पर नहीं। आप गौशाला के, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। जौनपुर का भी, इसके अलावा और अगल बगल के जो भी आस पड़ोस के ज़िले हैं, उन ज़िलों में भी मैं काफ़ी जो है वहाँ पे सारी चीज़ें देखा हूँ, लेकिन कहीं पर ये योजना धरातल पर नहीं उतरी है। 4 साल बीत गए हैं, लेकिन कान्हा उपवन का लगातार जिक्र किया जाता है। हमें नहीं समझ में आता है कि कोई विशेष कुछ हुआ है, या हो सकता है कि पैसा आता हो, बीच के बिचौलिए खा जाते हों, या क्या कैसे है, ये बड़ा कन्फ्यूजन है इस पर। नहीं, लगातार इस पर मॉनिटरिंग होता है, जनप्रतिनिधियों द्वारा भी, पार्टी के नेताओं द्वारा और अधिकारियों द्वारा भी। जगह जगह जो गौशाला का निर्माण कराया गया, उससे और उसके गौशाला के निर्माण के पहले आप देखें तो अंतर लगातार सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं का, मैं नहीं कह रहा हूँ खत्म समाप्त हो गए हैं, लेकिन प्रतिशत उठाकर देखिए, पहले जितना थे धीरे धीरे उनकी कमती नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये सारे पशु, रोक नहीं था, कोई ध्यान नहीं था।
इसको बहुत जल्दी गौशाला का निर्माण करके विभाग बना के, गौ सेवा विभाग बना के, और इसको बहुत तेज इस पर कार्य हो रहे हैं। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुशीनगर से सांसद विजय दुबे जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। अगले हफ्ते फिर हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।